जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी में प्रश्न दिए रहते हैं, जैसे क्रमागत संख्या, आयु से संबंधित प्रश्न दिए रहते हैं, उसी तरह से भिन्न से संबंधित प्रश्न दिए रहते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न दिए रहते हैं। तो इन सब प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इनके लिए क्या स्टेप होते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप भी कापी और कलम निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करिए। देखिए, पहला है क्रमागत से संबंधित प्रश्न। क्रमागत से संबंधित प्रश्न। देखिए, जब हम लोगों को क्रमागत से संबंधित प्रश्न मिलता है तो इनमें तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला केवल क्रमागत से संबंध बोलता है, या फिर दूसरा है सम से संबंधित, या तीसरा है विषम से संबंधित। ठीक है, तो जब सम से संबंधित प्रश्न आएगा, चाहे क्रमागत से संबंधित आएगा, चाहे विषम से आएगा, तो कैसे मानेंगे। देखिए, सब जो पहला है वो क्रमागत। अगर हम लोगों को क्रमागत संख्या मानना होगा, क्रमागत संख्या मानना हो तो जब क्रमागत संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे। पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+1, तीसरा मानेंगे x+2। ऐसे हम एक जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, या फिर हम इसी को माइनस में भी मान सकते हैं, जैसे x, x-1, x-2, x-3, x-4, ऐसे डॉट डॉट करके। यानी कि अगर हम लोगों को क्रमागत संख्या मानना होगा तो कैसे मानेंगे, या तो x, x+1, x+2, x+3 के क्रम में मानेंगे, या फिर x, x-1, x-2, x-3, x-4 के क्रम में मानेंगे। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है जो एक क्रम से आए। जैसे एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद फिर क्या आता है तीन, तीन के बाद क्या आता है चार। ठीक है ना, तो क्रमागत का मतलब यही होता है कि उनमें गैप ना हो, एक क्रम से आते जाएं, उन्हीं को हम लोग क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को क्रमागत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम लोग क्रमागत संख्या को ऐसे मानेंगे, और अगर हम लोगों को सम क्रमागत संख्या बोलेगा, उसी से संबंधित प्रश्न मिलेगा, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समक्रमागत संख्या मानना हो तो, जब सम क्रमागत संख्या मानना होगा तो कैसे मानेंगे। तो पहला मानेंगे 2x, फिर अगला होगा 2x+2, फिर अगला होगा 2x+4, फिर अगला होगा 2x+6, और ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग चलते जाएंगे। ठीक ना। देखिए, जब हम लोग क्रमागत से संबंधित प्रश्न हल करेंगे और इसके जब हम को मानेंगे संख्याओं को, तो या तो +1 जोड़ेंगे या फिर -1 घटाएंगे। ठीक है, या तो 1 जोड़ेंगे या तो 1 घटाएंगे, तो हम लोगों का क्रमागत संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो वैसे ही हम आसम में क्या करते हैं, हम या तो +2 जोड़ते हैं या फिर 2 घटाते हैं, तो हम लोगों को क्रमागत सम संख्या मिलती जाती है। ठीक है, तो पहला 2x होगा, अगला वाला 2x+2, अब फिर अगला वाला 2x+4, ऐसे डॉट डॉट करके। या फिर इसी को हम घटाते हुए लिख सकते हैं, पहला 2x, फिर 2x-4, फिर 2x-6, फिर 2x-8, और ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और तीसरा है विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या मानना हो तो देखिए, पहला आपका 2x+1 होगा, फिर इसके अगला वाला 2x+3, फिर अगला वाला 2x+5, फिर 2x+7, और ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता रहेगा। या फिर हम इसी को माइनस में भी लिख सकते हैं, तो 2x-1, 2x-3, फिर 2x-5, 2x-7, और ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, विषम क्रमागत संख्या निकालने के लिए भी या तो हम 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं, तो हम लोगों को विषम क्रमागत संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोगों को प्रश्न मिलेगा क्रमागत से संबंधित, तो 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे, या तो केवल क्रमागत बोलेगा, या तो सम क्रमागत बोलेगा, या तो विषम क्रमागत बोलेगा। तो जब केवल क्रमागत बोलेगा तो हम ऐसे मानेंगे संख्याओं को, और जब सम क्रमागत बोलेगा तो संख्याओं को ऐसे मानेंगे, और जब विषम क्रमागत बोलेगा तो संख्याओं को हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, क्रमागत संख्या निकालने के लिए या तो 1 जोड़ेंगे या तो 1 घटाएंगे, और जब सम क्रमागत बोलेगा चाहे विषम क्रमागत बोलेगा तो 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, तो हम लोगों को क्रम से मिलता जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्रमागत संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये तो पहला था।
अब दूसरा है संख्या से संबंधित जब प्रश्न मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा। देखिए हम यहाँ पे आज पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों का जितने भी हिंदी वाले प्रश्न है वो सब के सब बनेंगे, एक भी प्रश्न आप लोगों से बाव नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए पहला काम, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 643, जब हमने यहाँ पे 643 लिखा तो देखिए ये 643 किससे मिल करके बने हैं, तो ये अंकों से मिल करके बने हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कैसे बनती हैं, अंकों से मिल करके बने होती हैं। और अंक कितने होते हैं, तो अंक टोटल 10 होते हैं, और संख्या कितने होते हैं, तो संख्या अनंत होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो अंक होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल अंक हैं, ठीक है। और इन्हीं अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। देखिए अभी हमने लिखा ना 643, तो ये 643 क्या है, एक संख्या है, लेकिन ये संख्या किससे बना है, तो अंकों से बना है। वो अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है और 3 है। देखिए इसमें 6 है, 4 है और 3 है, ठीक है ना। तो संख्याओं का निर्माण किससे होता है, अंकों से होता है। और ये जो अंक है ना, इनका कुछ स्पेशल मान है, कुछ मतलब है। जैसे ये देखिए 3 वाला अंक है ना, ये कहाँ पे स्थित है, इकाई के स्थान पर स्थित है। और ये 4 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पर स्थित है। और ये जो 6 है वो कहाँ पे स्थित है, सैकड़ा के स्थान पर स्थित है। अब देखिएगा जो जिस स्थान पर स्थित है उसका मतलब क्या निकल रहा है, जरा हम लोग इसका विस्तार रूप लिखें तो देखें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 600 + 40 + 3 ऐसे लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखें तो इसको हम 6 × 100 लिख सकते हैं, फिर प्लस इस 40 को लिख सकते हैं 4 × 10, और फिर ये 3 है तो इसको 3 × 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 643 को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए अभी हमने बताया ना कि ये 3 किस पोजीशन पे है, तो ये 3 इकाई के पोजीशन पे है। और 4 कहाँ पे है, तो 4 दहाई के पोजीशन पे है। और 6 कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो जरा देखिए जो जिस स्थान पर स्थित है उसमें उतना से गुणा किया गया है। देखिए जैसे ये 3, देखिए 3 पहले पोजीशन पे ना, इकाई के पोजीशन पे, तो देखिए इसमें इकाई से गुणा किया गया है। ये 4 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पर है, तो देखिए 4 में 10 से गुणा किया गया है। और वैसे 6 कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पर है ना, तो देखिए 6 में कितना से गुणा किया गया है, सैकड़ा से गुणा किया गया। यानी कि जो अंक जिस स्थान पर रहता है उसमें उतना से गुणा करके जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के हमको क्या मिलता है, संख्या मिलता है, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे 3432, तो ये 3432 कैसे लिखा गया है, तो ये 3432 अंकों से लिखा गया है। वो अंक कौन कौन से हैं, तो 3 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है ना। इन 4 से क्या मिल करके बना है, ये संख्या बना है। और जब ये संख्या बना है तो इनका कुछ स्पेशल क्या है, कुछ इनका स्पेशल स्थान है, और उस स्पेशल स्थान का कुछ इनका वैल्यू है। जैसे ये देखिए पहले स्थान पर है ना, तो जब पहले स्थान पर है तो जरा देखिए अभी इसका हम प्रसार फिर कर रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इसको 3000, फिर प्लस ये 400, फिर प्लस इसको 30 और फिर प्लस 2। अब इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 1000, फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 × 100, फिर प्लस इस 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, फिर इस 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। अब देखिए ये जो हमारा 3432 था, अब ये 3432 ये 4 अंकों से मिल करके बना हुआ है। और ये 4 अंकों से मिल करके बना हुआ है, तो इनके जिस स्थान पर स्थित हैं उनमें देखिए उतना से गुणा किया गया है। देखिए 2 इकाई के स्थान पर स्थित है, तो देखिए 2 में इकाई से गुणा किया गया है। ये 3 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पर स्थित है, तो देखिए 3 में 10 से गुणा किया गया है। ये 4 कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो देखिए 4 को 100 से गुणा किया गया है। ये 3 फिर वाला, ये वाला 3 कहाँ पे स्थित है, तो ये 3 1000 वाले स्थान पर स्थित है, देखिए इसमें 1000 से गुणा किया गया है, ठीक है। यानी कि जो संख्याओं का निर्माण हो रहा है वो अंकों से तो हो रहा है, लेकिन जो अंक जहां पर लिखे जा रहे हैं उस वाले पोजीशन से गुणा करके तब जाकर के उनको जोड़ा जा रहा है, तब जाकर के हमको संख्या मिल रहा है। तो वैसे ही जब भी हम लोगों को संख्या का निर्माण करना होगा तो संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या स्वाभाविक सी बात है अंकों से मिल करके बनेगा। लेकिन वो अंक भी डायरेक्ट हम अंक लिख देंगे तो नहीं हमारा संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो अंक जिस स्थान पर है उतना से गुणा करके जोड़ने पर हमको संख्या मिल रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए 643 लिखा था ना, तो ये 4 कहाँ था, ये 4 दहाई के स्थान पर था, तो देखिए 4 में 10 से गुणा किया गया है। ये 6 कहाँ है, ये 6 सैकड़ा के स्थान पर स्थित है, तो देखिए 6 में 100 से गुणा किया गया है। ये 3 कहाँ पे है, तो ये 3 देखिए इकाई के स्थान पर स्थित है, तो देखिए इसमें 1 से गुणा किया गया है। तो ऐसे ही ये जिस स्थान पर स्थित हैं उन स्थानों के मान से गुणा करके इनको जोड़ा गया, तब जाकर के वो संख्या मिला हुआ है। बात समझ पा रहा है ना। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि जब संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंक मानना पड़ेगा। अब वो भी जब अंक मानेंगे तो कैसे मानेंगे, इकाई के स्थान पर अंक वाले को
कुछ और मानेंगे, दहाई के स्थान पर वाले को कुछ और मानेंगे, और सैकड़ा के स्थान पर वाले को कुछ और मानेंगे। और जब इन लोगों को मान लेंगे तो जो जिस स्थान पर रहेगा उसके पोजीशन से गुणा करके उनको जोड़ेंगे, तब जाकर के हमको संख्या मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो संख्या से संबंधित जब भी प्रश्न मिलेगा तो हमेशा आपको क्या मानना पड़ेगा? अंकों को मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं का निर्माण अंक से ही होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? जब भी संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो ऐसे मानेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, ये हमेशा मानेंगे। अब मान लीजिए अगर सैकड़ा से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो माना सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो आपका z है, ऐसे मान लेंगे। लेकिन मैक्सिमम आपको केवल इकाई और दहाई से ही रिलेटेड देता है, 2 ही अंक वाला देता है, ज़्यादा नहीं देता है। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को अंक संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले क्या मानेंगे? अंकों को मानेंगे। और भी अंक कैसे मानेंगे? जो इकाई पर है उसको अलग मानेंगे, जो दहाई पर है उसको अलग मानेंगे। अब देखिए, जब 2 अंकों की संख्या बनेगी तो इकाई के स्थान पर कुछ होगा और दहाई के स्थान पर कुछ होगा। तो जो इकाई के स्थान पर है उसको हमने x मान लिया और जो दहाई के स्थान पर है उसको हमने y मान लिया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अंकों को मानते हैं और फिर अंकों को मानने के बाद हम क्या लिखते हैं? संख्या को। अब संख्या भी बनेगा कैसे? इसी अंक से बनेगा। और हमने अभी बताया कि संख्या का निर्माण कैसे होगा? जो अंक जिस स्थान पर है उस स्थान के मान से उसमें गुणा करेंगे, तब उनको जोड़ेंगे तो हमको संख्या मिलेगा। तो देखिए ये इकाई के स्थान पर है ना, तो जब इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे। और चूंकि ये y किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, तो इस y में क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के बाद क्या कर लेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा ना। तो देखिए अब इनमें क्या करेंगे? इसको हम दहाई के स्थान पर जो है उसमें हमने 10 से गुणा कर दिया, और फिर जो इकाई के स्थान पर है उसमें हमने x से गुणा करके और इनको जोड़ लेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है। तो फिर यहाँ से क्या लिखते हैं? अगला प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब हमारा जो प्रश्न कहेगा कि कुछ जोड़ा जाता है, चाहे घटाया जाता है, चाहे इनके अंकों को बदल दिया जाता है तो पहले के अपेक्षा इसका मान बढ़ जाता है, चाहे घट जाता है, तो जो भी प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हम लोग अब यहाँ से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 3 स्टेप हम लोगों को करना ही करना है। सबसे पहला काम क्या है कि इकाई के स्थान पर जो है उसको मानेंगे, दहाई के स्थान पर जो है उसको मानेंगे, फिर संख्या का निर्माण करेंगे, फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी संख्या से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो ये 3 काम हम लोगों को हमेशा करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए ये आप दूसरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, जब भिन्न से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्या मानेंगे। देखिए भिन्न से संबंधित, तो भिन्न कैसे बनता है यहाँ पे देख लीजिए। भिन्न अंश और हर से मिलकर के बना होता है। अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो भिन्न बराबर यही होता है, अंश बटे हर। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5। अब ये 3/5 है क्या? तो ये 3/5 भिन्न है। अब देखिए जब ये भिन्न है तो ये भिन्न 2 चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जब भी हम लोगों को भिन्न बनाना होगा तो भिन्न बनाने के लिए हमको अंश और हर की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो जब भी हम लोगों को भिन्न से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा अंश और हर को मानेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा? जब भी भिन्न से संबंधित प्रश्न देगा तो पहले मानेंगे। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? और फिर दूसरा स्टेप हम वही लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, और अंश को हमने मान लिया x और हर को मान लिया हमने y। तो भिन्न हमारा क्या बन जाएगा? x बटे y। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या करते हैं? जो आपका प्रश्न कहता है, बोलता है, इसमें प्रश्न आपको बेसिकली ऐसे ही मिलेगा कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में से 1 घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है ना? तो जब प्रश्न जो भी कहेगा उसके अनुसार हम लोग आगे का काम करेंगे। लेकिन जब भी भिन्न से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो ये 3 काम हम लोगों को 3 स्टेप करना जरूरी है, कंपलसरी है। सबसे पहला काम क्या है कि भिन्न के अंश को और हर को मानेंगे, फिर उसके बाद भिन्न बनाएंगे। अब भिन्न बनाने के बाद प्रश्नानुसार मानेंगे, लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसके द्वारा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और वही x और y का मान ला करके इसमें रख देंगे तो हमको भिन्न मिल जाएगा। ठीक है, तो भिन्न से संबंधित जब भी प्रश्न मिलेगा तो ये 3 काम हम लोग करेंगे।
अब चलिए आगे देखते हैं उम्र से संबंधित प्रश्न को। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी तो ये छोटी छोटी बातें हो रही थी, अब ये जो उम्र से संबंधित है, अब यहाँ से अच्छा अच्छा कंसेप्ट आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। देखिए पहला काम, जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे स्टेप बता रहे हैं आप इसका पालन करिएगा, आपका प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न मिलता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमेशा पहले तो मानते हैं, माना ऐसे किसी का नाम हमको थोड़ी अभी पता है तो हम वैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको काम करना है, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा वर्तमान उम्र को वर्तमान उम्र को मानते हैं, ठीक है। जैसे बोलता है ना, राम की आयु उसके पिता की आयु से 10 वर्ष कम है, 20 वर्ष कम है, ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा उम्र को कैसा मानेंगे, तो वर्तमान उम्र को मानेंगे, ठीक है। अब पहला काम ये होता है, लेकिन जब हम उम्र को मानेंगे तो उस उम्र को किस में मानेंगे, तो उम्र को हमेशा वर्ष में माना जाता है, कभी भी महीने में, चाहे दिन में, कभी भी जो है कि शताब्दी में, ये सब नहीं माना जाता है। हमेशा उम्र को वर्तमान उम्र माना जाता है और उम्र को हमेशा वर्ष में माना जाता है। तो पहला काम, हमेशा वर्तमान उम्र को मानते हैं और वर्ष में मानते हैं, ठीक है। ये काम हम लोगों को इतना करना होता है। फिर तीसरा, प्रश्नानुसार। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार हम लोग काम करते जाते हैं। अब देखिए प्रश्न में आगे कहेगा क्या, बोलेगा 10 वर्ष बाद चाहे 5 वर्ष पहले, ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। तो जब बाद बोलेगा चाहे पहले बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको स्टार डाल के लिखवा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न आपका इसी 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि हमेशा वर्तमान उम्र को मानेंगे, और जो वर्तमान उम्र को मानेंगे उसको किस में मानेंगे, उसको वर्ष में मानेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे, फिर जो प्रश्न कहेगा आप उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न में जो आगे बोलेगा उसमें आपको बोलेगा 10 वर्ष बाद चाहे 5 वर्ष पहले, ऐसे क्वेश्चन आपका देता है। तो जब भी आपको बाद वाला प्रश्न चाहे पहले वाला प्रश्न बोलेगा तो क्या करेंगे, तो वही हम यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी, अच्छा ऐसे लिखिए छोटे में, बाद या पश्चात आने पर वर्तमान उम्र में जोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या जोड़ेंगे, तो वही जो बोलेगा 10 वर्ष बाद, तो उसी 10 वर्ष को क्या करेंगे, उसके वर्तमान उम्र में जोड़ देंगे। तो चाहे बाद बोले और चाहे पश्चात बोले, तो जब भी इन दोनों शब्द का प्रयोग करेगा आप समझ लीजिएगा कि हमको वर्तमान उम्र में जोड़ना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, जब ये पहले बोले और चाहे पूर्व बोले, पहले या पूर्व आने पर वर्तमान उम्र में से घटाते हैं, ठीक है। अब क्या घटाएंगे, तो वही जितना वर्ष बोलेगा उतना वर्ष हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो जब भी प्रश्न में आपका बाद चाहे पश्चात बोलेगा तो आप क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे, और जब भी प्रश्न में पहले या पूर्व बोलेगा तो आप हमेशा वर्तमान उम्र में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये काम आप हमेशा करेंगे, तब जाकर के आपका प्रश्न अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न मिले तो आप हमेशा क्या करिए, जिनका उम्र ज्ञात करना है उसके उम्र को क्या करिए, आप मानिए। लेकिन उसकी उम्र को, कौन सी उम्र को मानेंगे, वर्तमान उम्र को हमेशा मानेंगे, ठीक है। और जब वर्तमान उम्र को मानेंगे तो किस में मानेंगे, तो हमेशा वर्ष में मानेंगे, ठीक है। और जब वर्ष में मान लेंगे फिर उसके बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न आपका कहेगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। लेकिन प्रश्न में जब भी बाद या पश्चात कहेगा तो आप हमेशा वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे, और जब प्रश्न में पहले या पूर्व बोलेगा तो हमेशा वर्तमान उम्र में से घटाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा उम्र से संबंधित प्रश्न को हल करने का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके क्या कंसेप्ट है, तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं। रेलगाड़ी,
देखिए जब भी हम लोगों को रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलता है तो उसमें या तो हम लोगों को रेलगाड़ी की चाल निकालनी होती है, चाहे रेलगाड़ी कितनी दूर जा रही है वो निकालनी होती है। ठीक है, मतलब बोलता है कि रेलगाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे पहुँच गई तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न बोलता है, या तो रेलगाड़ी की चाल बोलेगा या तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे प्रश्न इसमें अक्सर मिलते हैं। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस मिलेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस चाल से संबंधित ही मिलता है, चाल ही ज्ञात करना होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखिए जब भी हम लोगों को रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेलगाड़ी के चाल को मानेंगे। ठीक है, तो हमेशा रेलगाड़ी के चाल को क्या करेंगे, मानेंगे। अब लेकिन मानेंगे तो किस में मानेंगे, या तो मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे या तो किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, इन्हीं दोनों में मानते हैं। किलोमीटर प्रति मिनट में या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में ऐसा नहीं मानते हैं। उसका कंसेप्ट होता है या तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे या मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि कब किलोमीटर प्रति घंटा में मानना है और कब मीटर प्रति सेकंड में मानना है। देखिए जब भी आपको बोले कि रेलगाड़ी 15 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 8 घंटे में जा रही है, ऐसे जब बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा जब भी दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में उसने बोल दिया तो आप चाल किस में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए प्रश्न बोले कि एक रेलगाड़ी है जो 750 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो आप उसमें चाल उस समय किस में मानेंगे, मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे, क्योंकि दूरी वहां पे मीटर में दिया हुआ है और समय सेकंड में दिया है। ठीक है ना, तो जिस हिसाब से प्रश्न आपका देता है उसी हिसाब से हम लोग उसके चाल को मानते हैं। ठीक है, अगर दूरी किलोमीटर में दिया है तो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, और अगर दूरी मीटर में दिया है तो उसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी एक में मानेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक में आपको मानना पड़ेगा, और किसके बेस में मानना पड़ेगा, तो जिस बेस पर उसमें दिया रहेगा दूरी। अगर मीटर में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड चाल को मानेंगे, और अगर दूरी किलोमीटर में दिया है तो उसके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसका होता है। तो क्या करेंगे, हमेशा रेलगाड़ी के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। अब कैसे मानते हैं, तो प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये हमारा पहला काम होता है, रेलगाड़ी के चाल को हम मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसा बनाता है कि रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया जाता है तो उतना ही दूरी कुछ समय 1 घंटे पहले ही तय कर लेता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बनाता है या फिर कंपैरिजन करके बनाता है। ठीक है ना, तो हमेशा ऐसा ही प्रश्न बोलेगा, या तो उसके चाल को बढ़ाएगा या तो उसके चाल को घटाएगा। तो जब उसके चाल को बढ़ाएगा चाहे उसके चाल को घटाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा रेलगाड़ी के चाल को आप मानेंगे, और रेलगाड़ी की चाल को मानने के बाद क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार के बाद आपका जो भी प्रश्न बोलेगा उस प्रश्न को उसी अनुसार हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए देगा तो उसमें आपको ऐसे ही बोलेगा कि उसकी चाल को बढ़ाया जाता है चाहे उसके चाल को घटाया जाता है। तो जब बढ़ाया जाएगा तो क्या करेंगे और घटाया जाएगा तो क्या करेंगे, तो वही हम लिखने जा रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब रेलगाड़ी के चाल को बढ़ाया जाता है तो रेलगाड़ी के चाल में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, क्या जोड़ लेते हैं, तो जितना बढ़ाया जाता है उसको जोड़ लेते हैं। और दूसरा क्या है कि जब रेलगाड़ी के चाल को ठीक है कम या घटाया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बढ़ाया या अधिक। ठीक है ना, जब रेलगाड़ी के चाल को बढ़ाया या अधिक किया जाता है। ठीक है ना, अब वैसे अब अगली ये वाला है, जब रेलगाड़ी के चाल को कम या घटाया जाता है तो रेलगाड़ी के चाल में से
घटा लेते हैं, घटा लेते हैं चाहे घटा देते हैं। आए बात समझ में? जब भी आप लोगों से रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो उसमें बोलेगा रेलगाड़ी के चाल को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो जब भी रेलगाड़ी के चाल को बढ़ाया जाएगा तो क्या करेंगे, जो भी रेलगाड़ी की चाल रहेगी उसमें उतना जोड़ देंगे, और जब रेलगाड़ी की चाल को घटाया जाएगा तो जो रेलगाड़ी की चाल आप माने रहेंगे उसी चाल में से क्या करेंगे, जितना घटाया जा रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप सूत्र लगाएंगे। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो वही एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको समय निकालना रहेगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, दूरी निकालना रहेगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा, अगर चाल निकालना रहेगा तो दूरी बटे समय। यानी कि हम लोग इसी फार्मूले से दो अन्य फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन हमेशा फार्मूला यही वाला यूज होगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला हमारा स्टेप क्या होगा, बैलेंस। ठीक है, तब उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को काम करना रहता है जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बोलता है। ठीक है, एक बार और हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, रेलगाड़ी के चाल को मानेंगे, और रेलगाड़ी के चाल को किस में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किसके बेस पे मानेंगे, तो जैसा आपको प्रश्न में दिया रहेगा। अगर दूरी मीटर में दिया है तो उसके चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे, और अगर दूरी किलोमीटर में दिया है तो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे, और प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब आपका जो भी प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। लेकिन आपका प्रश्न किस में बोलेगा, तो आपका प्रश्न या तो चाल को बढ़ाने में या फिर चाल को घटा करके ऐसा प्रश्न बनाएगा। तो जब भी चाल को बढ़ाएगा तो आप क्या करेंगे, जो उसकी चाल को माने हैं उसमें जोड़ेंगे, और जब उसके चाल को घटाया जाएगा तो क्या करेंगे, जो भी आप उसके चाल को माने हैं तो उसके चाल को क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद क्या कर लेंगे, आप उसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो इतना काम हम लोग करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला है हम लोगों का नाव से संबंधित प्रश्न। देखिए, अगला है नाव से संबंधित। तो पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी नाव से संबंधित प्रश्न मिलता है तो हमेशा देखिए, जब नाव से संबंधित प्रश्न मिलता है ना तो इसमें दो तरह का देता है। पहला क्या है कि धारा, और दूसरा जो है कि नाव की चाल, इस दो से रिलेटेड देता है। कभी कभी क्या होता है, धारा की चाल दे देता है, और या फिर कभी कभी नाव की चाल दे देता है, या फिर कभी कभी किसी का भी चाल नहीं देता है। ठीक है ना, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपको प्रश्न इसमें मिलेगा तो आप नाव की चाल को और धारा की चाल को मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी नाव से संबंधित प्रश्न मिलता है तो अगर मान लीजिए आपको नाव की चाल दे दिया है तो धारा की चाल मानेंगे, और अगर धारा की चाल दे दिया है तो नाव की चाल मानेंगे, और किसी की चाल नहीं दिया है तो दोनों की चाल को मानेंगे। लेकिन हमेशा हमारा पहला स्टेप क्या होता है, चाल को मानना। तो पहले क्या करेंगे, नाव की चाल तथा धारा की चाल को, अब फिर यही वाली बात आ गई कि अब इसको किस में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे। तो जैसे अभी हमने रेलगाड़ी वाला बताया उसी तरह से आप इसको आप मान लेंगे। ठीक है ना, अगर इसमें दे दिया रहेगा कि धारा की दिशा में 2 किलोमीटर जाने में, अच्छा 200 मीटर जाने में, तो जैसे ही आपको दूरी किलोमीटर में दिखाते हुए आप इसके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मान लीजिएगा, और यही आपको दूरी मीटर में दिखाते हुए इसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, नाव की चाल तथा धारा की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में मानते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, वही प्रश्नानुसार। ठीक ना, वही हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे, और प्रश्नानुसार लिखने के बाद फिर क्या है, वो इसी अब वो आपका क्वेश्चन बोलेगा कि धारा की दिशा में नाव जाती है या फिर धारा के विपरीत दिशा में आती है, ऐसा प्रश्न बोलता है। ठीक है ना, तो देखिए, जब भी धारा की दिशा में नाव जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है, और जब धारा की विपरीत दिशा में आता है नाव तो क्या होता है कि उनकी चाल घट जाती है। ठीक है ना, तो लेकिन कब कौन किस में जुटता है और कौन किस में से घटता है, ये हम लोगों को यहाँ पे
देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो किसके चाल को किस में जोड़ेंगे, और जब धारा के विपरीत आएगा तो किसके चाल में से किसके चाल को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा, जब भी आप लोगों को धारा से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा धारा की चाल को आप क्या करेंगे, नाव की चाल में जोड़ेंगे, या फिर धारा की चाल को नाव की चाल में से घटाएंगे। ये आपका ये कंसेप्ट रामबाण है, ठीक है। अगर आप इसको भूल गए, पता चला कहीं धारा की चाल में से नाव की चाल को घटा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए, देखिए हम यहाँ पे 3 बातें आपको बता रहे हैं। पहला बात तो अगर धारा की चाल और नाव की चाल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, अगर धारा और नाव की चाल इक्वल हो जाएगा तो ये एक जगह पे क्या होगा, आपको स्थिर महसूस होगा, जो नाव है वो एक जगह स्थिर महसूस होगा। लेकिन अगर धारा की चाल नाव की चाल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो धारा उसको नाव को बहा ले जाएगा। और अगर नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, नाव आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें हैं। अगर दोनों की चाल समान है तो नाव आपको स्थिर दिखाई देगा, और अगर धारा की चाल ज़्यादा होगा तो नाव बह जाएगा, और अगर नाव की चाल ज़्यादा होगा तो आगे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट याद रखिएगा। तो फिलहाल हम यहीं पे लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब नाव धारा की दिशा में जाता है तो धारा की चाल को नाव की चाल में जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अगला कंसेप्ट क्या है, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आता है तो धारा की चाल तो धारा को नहीं, धारा की चाल को, ठीक ना। जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आता है तो धारा की चाल को नाव की चाल में से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी नाव से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो आपको इतना काम करना रहेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो वही अभी हमने आपको बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये आप फार्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, और जब आप बैलेंस कर लेंगे फिर उसके बाद आप क्वेश्चन जब हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद आपका जो आप माने रहेंगे उसका मान निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी नाव से संबंधित प्रश्न देगा तो हमेशा क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल को मानेंगे, और मानने के बाद फिर आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब फिर उसमें आपका प्रश्न बनाएगा कि धारा की चाल जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है। ठीक है, और या फिर बोलेगा कि जो नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में आ रही है, या दोनों कभी कभी बोल देता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी धारा की दिशा में जाएगा तो हमेशा नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ लेंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। फिर उसके बाद ये आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद बैलेंस करेंगे उनको, आप बैलेंस करने के बाद उनको हल कर लेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाव से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो उसको हल करने का ये पूरा का पूरा तरीका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल से संबंधित जब प्रश्न बोलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देगा तो इसमें 3 तरह के देता है। एक तो आपका त्रिभुज से संबंधित, और दूसरा है आयत से संबंधित, और तीसरा है वर्ग से संबंधित। ठीक ना। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। जब क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देगा तो उसमें सबसे पहले क्या देगा आपको, त्रिभुज। ठीक है, तो जब त्रिभुज देता है तो इसमें आपका कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो देखिए इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आपका बनता है। पहला क्या होता है, परिमाप से संबंधित। ठीक है, परिमाप से संबंधित प्रश्न बोलता है तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्षेत्रफल।
ठीक ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बहुत सारे फार्मूले हैं, तो जैसा त्रिभुज होता है उसी के हिसाब से उसका लगता है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादातर आपका जो प्रश्न है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये अच्छा इसको हिंदी में ही लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कोण से संबंधित, ठीक है, कोण से संबंधित, या फिर हम लिख देते हैं इसको अंतःकोण से संबंधित, ठीक है। इसमें बोलता है ऐसे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के जो अनुपात हैं क्रमशः 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, तो त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करिए, ठीक है। तो जब ऐसे संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो जब भी आपको अंतःकोण से संबंधित प्रश्न मिले और अनुपात में मिले तो क्या करते हैं, अनुपात को मान लेते हैं x, तो उनके कोण क्रमशः x, 2x और 3x मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब अंतःकोण से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब अंतःकोण से संबंधित मिल रहा है तो हम जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम वही लगाएंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश, ठीक है। और अंतःकोण हमको कैसे मिलेंगे, तो वही जो अनुपात में दिए गए हैं ना, 1 संबंधित 2 संबंधित 3, तो हम यहाँ पे अनुपात को x मान लेंगे, तो हमारे जो कोण है क्रमशः x, 2x और 3x मिल जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे बराबर 180 दिखा देंगे, फिर उनको हल कर लेंगे, हम लोगों को आराम से तीनों अंतःकोण मिल जाएंगे, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, पाइथागोरस। जब भी त्रिभुज देता है तो इसमें समकोण त्रिभुज ही देता है, ठीक है। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग जब त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे तो उस त्रिकोणमिति में ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज ही है, ठीक ना। तो हम लोगों को वहाँ पे अच्छे से समझने के लिए मिलेगा कि इनमें कितने रिलेशन होते हैं, क्यों उतने ही रिलेशन होते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग वहाँ पे हिस्ट्री जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, तो ठीक ना। फिलहाल हम लोगों को बस यहाँ पे ये जान लेना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक ना, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, जो पाइथागोरस का है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से 2 फार्मूले और बन जाते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और फिर आधार का स्क्वायर बराबर बन जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बेस है, बेस फार्मूला है। अब इसी से हम अन्य 2 और निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यही है आपका लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम लोगों को आधार निकालना है, वो आधार कार्ड वाला नहीं है, ये दूसरा आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 अन्य हमको फार्मूले मिल जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन है वो ये है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज बना दे रहे हैं, देख लीजिए समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, उसमें एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। तो जो 90 अंश होता है उस 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हमेशा कर्ण कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो इसके आधार और जो इसके लंब है वो हमेशा वेरी करते रहते हैं। किसके बेस पे वेरी करते रहते हैं, एंगल के बेस पर वेरी करते रहते हैं। अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो जो तीसरा बचा हुआ आधार हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एंगल बना तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स होता है, और वो कहाँ का होता है, जो 90 अंश का कोण बना रहा है उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ी होती है, लंबाई में हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये 2 बातें कर्ण के बारे में जानिए कि जो कर्ण होता है वो हमेशा 90 अंश के सामने वाला होता है, और जो कर्ण होता है उस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। ये 2। अब आधार, ये जो आधार और जो लंब है वो किसके बेस पर निर्धारित होते हैं, तो एंगल के बेस पर निर्धारित होते हैं। तो जो एंगल बनेगा उसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, बाकी का जो तीसरा बचा वो आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना। फिक्स नहीं है ये, लेकिन जो कर्ण है वो फिक्स है, लेकिन जो आधार और जो आपका लंब है ये फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये देखिए ऐसे है, ये आपका आधार होगा और ये जो ऐसे है ये आपका लंब होगा। ये हमेशा नहीं होते हैं,
ये कब होते हैं, वो हमेशा एंगल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर एंगल यहाँ बना तो ये आपका लंब बन जाएगा, ये आपका आधार बन जाएगा। अगर एंगल यहाँ बना तो ये आपका लंब बन जाएगा, ये आपका आधार बन जाएगा। तो हमेशा ये वेरी करते रहते हैं एंगल के बेस पर। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा ये कंसेप्ट था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि जब आपका आय से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको मिटा रहे हैं। अब अगला है हमारा आयत। देखिए, जब भी हम लोगों को आय से संबंधित प्रश्न देता है तो इसमें भी वही है, आपका परिमाप से संबंधित पहले तो दे देता है। ठीक है, तो जब भी परिमाप से संबंधित देता है तो आयत का परिमाप हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रफल से संबंधित। तो जब भी आयत का क्षेत्रफल देता है तो हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तीसरा क्या है, विकर्ण से संबंधित प्रश्न दे देता है। अच्छा देखिए, ये जो आयत होता है, ये आयत ऐसा होता है। ठीक है, लंबाई इसका ज़्यादा होता है, चौड़ाई इसका कम होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। इनके जो 2 विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए विकर्ण, तो ये देखिए यही आपका विकर्ण होगा। तो ये विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये ए बी सी ये आपका एक त्रिभुज बन जा रहे हैं और जब ये त्रिभुज बन जा रहे हैं तो यही क्या हो जा रहा है, यही 90 अंश का कोण बन जा रहा है। और जब ये 90 अंश का कोण बन जा रहा है तो इसके सामने वाला ये ए सी कण है और यही ए सी जो है वो इस चतुर्भुज का मतलब इस आयत का विकर्ण है और चूंकि यह इस वाले त्रिभुज का क्या है, कण है। ठीक है ना, तो यही आपका जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और जब इसके पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएंगे। तो वही हुए हैं। ठीक है ना, तो जब भी आयत से संबंधित प्रश्न देता है तो 3 तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं, एक तो परिमाप से संबंधित, दूसरा क्षेत्रफल से संबंधित और तीसरा विकर्ण से संबंधित। ठीक ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे आयत से संबंधित बोलेगा तो देखिए इसमें क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने वो डिटेल वाला तो बताया ही नहीं। तो देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, जब भी आयत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः यक्स, अब देखिए अब इसके लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे एक्स और वाई, लेकिन वो किस में मानेंगे, मीटर में मानेंगे, किलोमीटर में मानेंगे कि सेंटीमीटर में मानेंगे कि किस में मानेंगे, तो वो आपका डिपेंड करेगा कि प्रश्न में जो दिया गया है, चाहे उसका क्षेत्रफल चाहे उसका परिमाप, वो किस में दिया हुआ है। अगर उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है तो उसके लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मानेंगे, और अगर उसका क्षेत्रफल जो है कि वर्ग किलोमीटर में दिया है तो उसके लंबाई और चौड़ाई को किलोमीटर में मानेंगे। यानी कि क्षेत्रफल जिसमें दिया रहेगा, जिस भी यूनिट में दिया रहेगा, जिस भी इकाई में दिया रहेगा, हम लोग उसके लंबाई और उसके चौड़ाई को उसी इकाई में मान लेंगे। अगर किसी में भी नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, इकाई मान लेंगे। ठीक ना, तो बेसिकली आपको मीटर में देखने के लिए मिलता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः एक्स इकाई, अब ये इकाई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका मीटर चाहे किलोमीटर, वो डिपेंड करेगा कि आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, क्रमशः एक्स इकाई तथा वाई इकाई मानते हैं। ठीक है, पहला काम आपका ये होता है जब भी आय से संबंधित प्रश्न मिलता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्नानुसार लिखेंगे और फिर जो आपका प्रश्न बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। बोलेगा कि एक आयत है जिसकी परिमाप 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है कि 100 है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई को बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न आपका बोलेगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने उसके लंबाई और चौड़ाई को मान लिया, और परिमाप से संबंधित बोलेगा तो उसके परिमाप का फार्मूला ये लगाएंगे और क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगाएंगे। फिर उन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एक्स और वाई का मान निकल जाएगा और वही एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जब आयत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो ये काम करेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं जब आप लोगों को वर्ग से संबंधित प्रश्न मिलेगा। तो यही आपका लास्ट है, इसका भी वही है। देखिए जो आपका वर्ग से संबंधित प्रश्न है ये आपके द्विघात समीकरण वाले प्रश्न में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अच्छा पहले इसका जो आकृति हो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए थोड़ा इस वर्ग के बारे में जान लीजिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ABCD, और इस वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। चौथा कंसेप्ट क्या है कि इस वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश के कोण पर काटते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं वर्ग के बारे में। चलिए, तो जब वर्ग से संबंधित प्रश्न बोलेगा तो परिमाप में दे सकता है और दूसरा क्षेत्रफल में दे सकता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। फिर तीसरा वही है आपका विकर्ण वाला, तो विकर्ण का इसका सूत्र होता है कणी में 2 गुणे भुजा। अब देखिए जब वर्ग से संबंधित प्रश्न मिल रहा है तो इसमें केवल एक ही चीज आ रहा है, भुजा भुजा भुजा, ये खाने वाला भुजा नहीं है। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, देखिए चाहे भुजा कहे, ठीक है, चाहे बीमा कहे, चाहे लंबाई कहे, ठीक है, चाहे कोर कहे, ठीक है, ये चारों में से कोई भी कहे, सबका मतलब एक, सबका मालिक एक, सबका मतलब एक होता है, ठीक है। चाहे भुजा बोले, चाहे बीमा बोले, चाहे लंबाई बोले, चाहे कोर बोले, ये सबका मतलब एक होता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें चाहे इसके परिमाप में देख लीजिए भुजा आ रहा है, इसके क्षेत्रफल में देख लीजिए भुजा आ रहा है, और इसके विकर्ण में देखिए भुजा आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को वर्ग से संबंधित प्रश्न मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम इसके भुजा को मानते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है, तो माना वर्ग की लंबाई या चाहे वर्ग की भुजा x इकाई है, ठीक ना। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार अब जो आपका प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हम लोग काम करते जाएंगे, तो हम लोगों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ टॉपिक थे जिससे से संबंधित प्रश्न हम लोगों को मिलेगा इसमें सॉल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जितना भी हमने कंसेप्ट आपको बताया है, इस कंसेप्ट को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसको कम से कम 2-4 बार आप अध्ययन कर लीजिएगा कि हम कौन से प्रश्न में क्या मानेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा अगर आप लोग देख लेंगे, बढ़िया से लर्न कर लेंगे, तो हम लोगों को या फिर आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।